पहुंच गए आज हम, लेक्चर 23। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज ये यूनिट को हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद 2 यूनिट और बचा है। एक है ब्रीच, उसमें अंदाज़ा 2 लेक्चर लगेंगे। और लास्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लगभग 1 घंटे से ऊपर लगेगा, लगभग 1.5 घंटा। तो ये लास्ट लेक्चर जो 1.5 घंटे का है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर आज जैसे 23, 24, 25, लेक्चर 26 जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो प्रोग्रामिंग पहले वैसे ही कर लीजिए। यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 का डिस्कशन एक बार और होगा दोस्त, और बहुत अच्छे तरीके से होगा। बाकी जितने भी MCQ इंस्टीट्यूट के हैं उस पर भी वीडियो बनेगा। तो काम है, लॉ में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवा रहे हैं हम आपसे। एक बार चाहते हैं कि पैटर्न समझिए, क्योंकि ये लॉ आपका पीछा CA फाइनल तक नहीं छोड़ेगा। और कैसे लॉ को पढ़ना है, CA फाउंडेशन पे ही अगर आप सही तरीके से अंदाज सीख जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में आपको लॉ जैसा सब्जेक्ट और लॉ के साथ दोस्त आ जाता है बाद में ऑडिट। ठीक है, तो ये अंदाज अगर आप समझ जाएंगे, अब आपको नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस CA फाइनल तक बढ़ेगा दोस्त। तो मैं बहुत दूर का सोचकर आपको ये पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको समझना होगा दोस्त। तो आइए आज शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने आपको छोड़ा था इम्पॉसिबिलिटी पे, जहाँ वो बेचारी लड़की मर जाती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। Subsequent or supervening impossibility becomes impossible after entering into contract when performance of promise। ये चैप्टर का नाम, ये यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्मेंस पे फोकस है। when performance of promise become impossible or illegal by occurrence of an unexpected event। अनएक्सपेक्टेड पे फोकस करना है। ये हमने उम्मीद ही नहीं किया था कि वो मर जाएगी। ठीक है जी, मर गई। और चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। कॉन्टेम्पलेशन मतलब समझबूझ। सोचा ही नहीं था कि आग लग जाएगा फैक्ट्री में, सोचा ही नहीं था कि वो मर जाएगी शादी से पहले। सो बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कब का वॉइड होता है? जब लॉ में चेंजेस आ जाए, चेंज इन लॉ एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स को हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल। ये देखो, आपको ऐसे लिखना है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एग्जामिनर का फेवरेट होता है, तो आपको ऐसे लिखना है। इन अदर वर्ड्स, समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन इट इज मेड, बट सब्सिक्वेंटली बाद में some event happens which renders the performance impossible or unlawful. Such impossibility is called subsequent or supervening। ये तो मेरा दिल से आवाज़ आ रहा है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लिख कर आइएगा अच्छे से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देखो, 2-3 वर्ड से इसे बताया जा रहा है, तो याद रखिएगा। द इफेक्ट ऑफ सच इम्पॉसिबिलिटी इज दैट, अब ये इम्पॉसिबल घटना घट गया है, अब बताइए क्या होगा? क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा किसी को?
कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा क्या? अब जब इम्पॉसिबल हो गया है, पॉसिबल है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस हैव बिकम इम्पॉसिबल। ठीक है जी। द इफेक्ट ऑफ सच इम्पॉसिबिलिटी इज दैट it makes the contract void and the parties are discharged from further performance of the contract. ये भाषा लिखना होगा। The parties are discharged from further performance of the contract। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना होगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द नेम ऑफ द यूनिट। अब ये इम्पॉसिबल हो गया है, हेंस पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्चार्ज्ड। क्या चीज से डिस्चार्ज मिला है? फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये वही शादी वाला एग्जाम्पल है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 57 में आ जाइए। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल, एक हाथ दे दूसरा हाथ ले। टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर इलीगल। अरे भैया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो भी इलीगल। and also some other things that are illegal। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल। अच्छा, मैं देखो, वही मैं सोच रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ मैं, तो आप तो समझ चुके हो कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। तो लीगल भी है और इलीगल भी है, तो क्या होगा? वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल। पहले तो बात करते हैं लीगल वाला। आइए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। A and B agree that A will sell a house to B for ₹5 लाख। तो इसमें तो कहीं इलीगल नहीं लग रहा भाई। ठीक है, दोनों अग्री करते हैं कि 5 लाख रुपया में घर बेचेंगे, तो लीगल लग रहा है। ठीक है, कि बेचने वाला कौन है? ए। खरीदने वाला कौन है इस घर को? बी। ठीक है जी, तो ए बेचेगा बी को। ठीक है भैया, बी खरीदेगा। एंड ऑल्सो दैट इफ बी यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हाउस। वाह भैया वाह। ए बी, इस घर को जुआ का अड्डा बना देना रे। जुआ का अड्डा, बड़ा कमाई होगा। ही विल पे फर्दर सम ऑफ 7,50,000। अच्छा, अगर तुम इसे जुआ का अड्डा बनाओगे बी, तो 7.5 लाख रुपया और लूंगा तुमसे। क्या बात है। ए भाई साहब कितना समझदार। ए भाई साहब खुद तो जुआ का अड्डा बना नहीं रहा, इलीगल काम करने कह रहा है। बी से कह रहा है इलीगल काम करने कि भाई देखो, तुम अगर जुआ का अड्डा बनाओगे तो 7.5 लाख रुपया तुम मुझे और दोगे। चलो, भले ही ए बी से कह रहा है इलीगल काम करने, बट हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हो रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्ट अगर जुआ का अड्डा बनाना हो, चाहे भले ही जुआ का अड्डा बनाने के लिए उसे 7.5 लाख रुपया और चाहिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इलीगल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो भैया गलत है। तो पहला सेट जो है कि घर बेच रहा हूं, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो बात बोल रहा है इसे जुआ का अड्डा बना लो, तो वहां तो दिक्कत है। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है लॉ। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, दैट इज टू सेल द हाउस एंड पे 5 लाख फॉर इट, कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड बीइंग अनलॉफुल इज वॉइड। कहने का मतलब ये है कि सेकंड वाला जो है वो वॉइड है। अगर बी ने 5 लाख में घर खरीद लिया और समझ लो यहाँ जुआ का अड्डा बना दिया, तो ए जज के पास जाके बोलेगा, जज साहब मैंने बी से कहा था जज साहब कि तुम अगर जुआ का अड्डा बनाओगे तो 7.5 लाख रुपया और देना है तुम्हें, देखो नहीं दे रहा है जज साहब। तो जज बोलेगा, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तुम, तुम्हें तो 7.5 लाख नहीं मिलेगा, तुम तो जाओ घर जाओ सो जाओ।
और पुलिस, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये जुआ का अड्डा खोल रखा है बी, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए, इसे तुरंत अरेस्ट करो। तब एक का दिमाग खुलेगा, अरे भैया चलो हमको तो अरेस्ट नहीं होना है। हाँ हाँ जज साहब नहीं चाहिए वो पैसा, जज साहब नहीं चाहिए, अरेस्ट नहीं चाहिए, अरेस्ट मत करिएगा हमको। तो ठीक है जी, अरेस्ट नहीं करेंगे, आप घर जाके सो जाइए। आपके बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, गलत गलत काम करते हो, गैर कानूनी धंधा का बात करते हो। जज साहब मुझे क्या पता, हर गली नुक्कड़ में तो जुआ का अड्डा है, मुझे तो नहीं पता था। आपकी कानून क्या कर रही थी जज साहब, मुझे क्या पता। चलिए ठीक है, अब आपने कह दिया तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बात हो गया सेक्शन 57 का। अब ये लास्ट है, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस। ऑल्टरनेटिव, या तो ये या तो ये, दिस और दिस, वन ब्रांच बिंग इलीगल। तो एक इलीगल है, तो जो इलीगल है उसको हटा देंगे, उसको कटा देंगे, और जो लीगल है उसको रख लेंगे। ए एंड बी अग्री that A shall pay 1 lakh, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium। भैया 1 लाख रुपया दे दे, तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। अगर तेरे को चावल चाहिए तो चावल मिलेगा, और अगर तुम्हें गांजा चाहिए तो वो भी मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। तो अगर चावल का बात है तब तो ठीक है, गांजा का बात है, स्मगलिंग ओपियम का बात है तो गलत है। So this is a valid contract to deliver rice and a void agreement as to the opium। तो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई है। आइए अब एक नया चर्चा करना है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ये एक बड़ा अच्छा चर्चा है दोस्त। आइए पहले आपको इसका थोड़ा सा रूपरेखा बता देते हैं। बिजनेस पार्लेंस में क्या होता है? बिजनेस पार्लेंस में समझ लो एक बंदा है, ये लेंडर, और ये बोरोवर है। एक एक 2010, एक एक 2015, एक एक 2017। 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 15 लाख का लोन। तो ये बोरोवर ने 10% इंटरेस्ट, यहाँ पर है 10% इंटरेस्ट, यहाँ पर है 12% इंटरेस्ट, यहाँ पर है 15% इंटरेस्ट। ठीक है, तो पैसा ले लिया है। अब जाहिर सी बात है बोरोवर को पैसा रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, रूल क्या बताया गया है कि कुल मिला के इसने 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख रुपए ले रखे हैं। समझिएगा बात को। बट ये 5 लाख इसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है, ये 12% पे ले रखा है, और ये 15% पे ले रखा है। तो बोरोवर का समझदारी किस में होगा भाई? अगर बोरोवर के पास 2 लाख रुपया है, और ये बोरोवर ये 2 लाख रुपया लेंडर को वापस देना चाहता है। अब एकदम दिमाग लगा के सोचिए आप, तो बोरोवर क्या चाहेगा? बोरोवर हमेशा यही चाहेगा कि जिस पैसे पे, जिस बोरोइंग पे मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, मैं पहले उसको खत्म करूं। क्योंकि 2 लाख रुपया अगर उसे रिटर्न करना है, तो वो यही चाहेगा कि ये जो 15 लाख रुपया है, ये 15 लाख रुपया में से तुम भैया ये 2 लाख वापस रख। इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट जो है 15% करके लग रहा है। तो बोरोवर हमेशा कोशिश करेगा, बोरोवर हमेशा बोलेगा,
और ये बोरोवर के पास अधिकार है कि ये जो पैसा दे रहा है वो किसके अगेंस्ट में दे रहा है। तो इसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन। ये जो पैसा मैं दे रहा हूं, यू प्लीज अप्रोप्रिएट दिस मनी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर लोन। तो समझदार बोरोवर जो भी होगा, अब आप समझिएगा कि यहां पर दिया है 3 अलग अलग टाइम पीरियड पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, यहाँ 10% पे, यहाँ 12% पे, यहाँ 15% पे। इसका नाम है राज, इसका नाम है सिमरन। तो राज ने सिमरन से 3 अलग अलग समय पर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ले रखा है। अब राज के पास 4 लाख रुपया है। राज ये 4 लाख वापस देना चाहता है। अब राज को मंथली इंटरेस्ट तो तीनों पैसे पे देना, इसका इंटरेस्ट तो चल ही रहा है। राज हमेशा ये चाहेगा कि ये 4 लाख जो मैं वापस करूं, वो बोलेगा क्योंकि इस पैसे पे मुझे 15% देना है, तो प्लीज़ ये 4 लाख यहाँ से माइनस करना, ताकि नेक्स्ट मंथ में ये मेरा ड्यू रह जाए 11 लैक्स, और 11 लैक्स पे मेरा 15% लगे तो ठीक है। कम से कम 4 लाख पे 15% का सेविंग हुआ। राज कभी नहीं चाहेगा कि ये जो 10% वाला जो है यहाँ से माइनस करे। राज कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये पैसा उसे सस्ता में मिल रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता है, तो सस्ता वाला पैसा वो चाहेगा कि रह जाए। अगर राज ने कहा ये 4 लाख जो मैं दे रहा हूं ये 15 लाख से अप्रोप्रिएट होगा, तो ये 15 लाख से ही अप्रोप्रिएट होगा। क्लियर? अब इसमें 2-3 सिचुएशंस आते हैं। अब सोचो कि राज ने 4 लाख दे दिया, राज ने 4 लाख दे दिया, राज ने सिमरन से कुछ भी नहीं कहा, राज ने सिमरन से कुछ भी नहीं कहा, तो सिमरन तो हमेशा यही चाहेगी कि इस 4 लाख को मैं इसके अगेंस्ट में एडजस्ट करूं, राइट? या सिमरन का इच्छा वो इसके अगेंस्ट में एडजस्ट करे। तो सिमरन जहां चाहे वो एडजस्ट कर ले, अगर राज ने कुछ भी नहीं कहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो ऐसा बात है कि सिमरन ने भी अप्रोप्रिएट नहीं किया, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तो अदालत क्या बोलेगा? अदालत बोलेगा कि जो सबसे पहले पैसा आया डेट वाइज आप उसको अप्रोप्रिएट कर दीजिए। तो मामला अगर अदालत तक पहुंच गया, क्योंकि राज ने, देखो राज के पास एक पावर है, वो बोरोवर है, राज के पास एक पावर है कि वो बोलेगा कि ये पैसा यहाँ अप्रोप्रिएट कर दो। तो सिमरन के पास कोई पावर नहीं है। अगर राज ने कहा ये 4 लाख इधर तो इधर, 4 लाख इधर तो इधर, 4 लाख इधर तो इधर, बट अगर राज ने नहीं कहा, राज ने बेवकूफ़ी कर दी, तो सिमरन को बड़ा पावर मिल जाता है। अब सिमरन ने भी कोई रीजन से अप्रोप्रिएट नहीं किया, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, मामला अदालत में पहुंच गया, तो अदालत बोलेगा जो सबसे पहला जो लोन था उसे अप्रोप्रिएट कर दो। यहां तक तो चलो बात मेरे ख्याल से एकदम समझ में आ गई है। अब अगर समझ लो सिमरन ने क्या किया। सिमरन ने ये 4 लाख रुपया, राज ने कहा ये 4 लाख रुपया, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, राज ने कहा ये 4 लाख रुपया आप मेरा 15 लाख का लोन से अप्रोप्रिएट करके माइनस कर दीजिए। सिमरन ने क्या किया? सिमरन ने कहा कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट ड्यू था 4,50,000 रुपया, मैंने उस इंटरेस्ट में से 4 लाख को माइनस कर दिया। मैं प्रिंसिपल अमाउंट को क्यों माइनस करूं? क्योंकि तुम्हारा तो 4.5 लाख का इंटरेस्ट ड्यू है, तो मैंने इंटरेस्ट में से चलो माइनस कर दिया। इसका मतलब ये जो 4 लाख जो तुमने दिया, मैंने पहले इंटरेस्ट को कंसीडर किया। तो बताइए क्या सिमरन ने कुछ गलत किया? तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में से अप्रोप्रिएट करना हो
तो ये अधिकार है कि इंटरेस्ट को पहले हम अप्रोप्रिएट करेंगे। तो यहां तक भी ठीक है। अब एक और केस आता है दोस्त, टाइम बार्ड कुछ बोलते हैं, टाइम बार्ड लिमिटेड बाय द टाइम बार्ड डेट, ये क्या होता है ये भी समझाता हूं। सिमरन ने 5 लाख दिया था राज को 2010 में। राज सिमरन से झगड़ा कर लिया, बोला भाई कौन से 5 लाख, मैं नहीं जानता, या राज रिफ्यूज कर दिया पेमेंट देने के लिए। जिस दिन राज के यहां से पैसा नहीं आ रहा है, सिमरन को 5 लाख रुपए लेने हैं, तो सिमरन के पास 3 साल तक का टाइम होता है। 3 साल तक का टाइम पे सिमरन राज के ऊपर केस करेगी कि देखो जज साहब, इसने मेरे से लोन ले रखा था, मेरे पैसे वो नहीं दे रहा है। बट सिमरन ने प्यार में अंधी थी बेचारी, 2010 के जगह 2011 में राज ने रिफ्यूज किया, 1 साल बाद, तो 2014 तक सिमरन के पास टाइम था केस करने का। रिजल्ट आए नहीं आए, सिमरन के पास 3 साल तक का टाइम था। आज हम बैठे हुए हैं 2018 में, सिमरन ने कोई केस नहीं किया, सिमरन ने कोई केस नहीं किया राज के ऊपर। 2018 सिमरन ने इस अमाउंट के लिए 2010 का जो अमाउंट है राज के ऊपर कोई केस नहीं किया। तो राज को भी पता है कि ये जो 5 लाख रुपया 2010 वाला जो है, क्योंकि सिमरन ने केस भी नहीं किया, 2014 तक केस कर सकती थी, उसने नहीं किया, तो ये पैसा तो चलो भाई कोई टेंशन नहीं है मेरे को। बट यहां राज भाई फंस गए। जो राज भाई ने 4 लाख रुपया बिना कहे, अगर वो कहता कि ये 4 लाख रुपया मैं तुम्हें इस 15 लाख के साथ अप्रोप्रिएट करने कह रहा हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि राज साइलेंट था, उसने 4 लाख रुपया सिमरन को दे दिया। अब सिमरन के पास अधिकार है कि ये टाइम बार डेट जो है, सिमरन अगर चाहे तो सिमरन बोले अरे राज तुम कितने अच्छे हो, वो जो 2010 का जो तुमने 5 लाख ले रखा था ना, वेरी गुड राज, मुझे भरोसा था कि तुम पैसा लौटाओगे। मैंने तो भाई अपने अकाउंटेंट को कहा वो जो 5 लाख रुपया जो 2010 से जो हमारे बुक्स में चले आ रहा, आप उसमें से 4 लाख रुपया माइनस कर दो। पैसा मैं दी थी, तो मैं यही मानूंगी कि ये जो 4 लाख तुमने दिया है ये उस समय का है। तो टाइम बार डेट भी अगर है, सिमरन चाहे तो एडजस्ट कर दे। तो ये पूरा कहानी था दोस्त। आइए अब इसको लॉ के जबान पे पढ़ते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल डेट्स, जैसे अभी हमने बताया सेवरल डेट्स, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, टू द सेम क्रेडिटर। तो राज को सिमरन को 5 लाख भी देने थे, 10 भी नहीं देने थे, 15 भी देने थे, टू द सेम क्रेडिटर, एंड मेक्स पेमेंट विच इज नॉट सफिशियंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स। 5, 10, 15 पेमेंट भाई साहब कितना कर रहा है, 4 लाख का। अब वो 4 लाख में यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, राइट। अगर राज कह दे कि ये यहाँ लेना है, तब तो यहीं लेना है, ठीक है। विच इज नॉट सफिशियंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स, इन सच केसेस द पेमेंट इज अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएटेड का मतलब एडजस्टेड अगेंस्ट द डेट। अब ये 4 लाख को किसके साथ एडजस्ट करूं, एज पर सेक्शन 59 to 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये 4 लाख कहाँ एडजस्ट करना है, ये कौन हमें एडवाइस करेगा, सेक्शन 59 to सेक्शन 61। तो ठीक है, अब सेक्शन देखते हैं 59 क्या कहता है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। इंडिकेटेड मतलब राज ने संकेत दे दिया, ए सिमरन ए ये जो 4 लाख दे रहा हूँ, हाँ ये तुम 15 लाख वाले में से एडजस्ट करना प्लीज। तो अगर ऐसा कह रहा है तो सिमरन इस 15 लाख वाला में से एडजस्ट करेगी। वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स, देखो ये वापस से लिख रहा है, कितना अच्छा लैंग्वेज है। वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल, सेवरल 1 2 3 है ये, सेवरल डिस्टिंक्ट, एकदम अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया हुआ डेट्स, टू वन पर्सन,
ठीक है, तो राज ने सिमरन से डेट ले रखा है, मेक्स अ पेमेंट टू हिम। अब ये हिम को थोड़ा सीरियसली मत लेना, ठीक है, सिमरन हर है। ईदर विथ एक्सप्रेस इंटीमेशन, एक्सप्रेस एकदम जबान से कह दिया, लिख के कह दिया, एकदम इंटीमेट कर दिया, ए सिमरन ये 4 लाख, वो 15 लाख वाले में से एडजस्ट करना, हाँ, तो एक्सप्रेस इंटीमेशन है। और अंडर सर्कमस्टांसेस implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, एकदम कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ लिख के रखा है, पेमेंट दे रहा है, इंडिकेशन एकदम क्लियर है कि भाई ये 15 लाख के अगेंस्ट में दे रहा हूँ, तो ठीक है, एकदम क्लियर इंडिकेशन है। द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड, ये बहुत जबरदस्त लाइन है दोस्त। द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड, चाहे तो हम सिमरन को पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करना था, नहीं नहीं राज, तुम्हें पहले मुझे वो 5 लाख के अगेंस्ट में पैसे देने होंगे, वो बहुत पुराना है, मेरे पिताजी मुझे पूछ रहे हैं, मुझे उस अकाउंट को पहले सेटल करना है। सिमरन नहीं, वो तो सिर्फ 10% पे है सिमरन, ये 15% पे है, प्लीज़ तुम समझो। तो अगर पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया सिमरन ने, चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं नहीं राज, मैं, तुम प्लीज़ अगर उस 5 लाख वाले के अगेंस्ट में देना चाह रहे हो तब तो मैं एक्सेप्ट करूँगी। मुझे भी तो बाबूजी को कहना है राज, तुम समझते क्यों नहीं हो? बाबूजी बार बार पूछ रहे थे वो 5 लाख किसे दे रखी हो सिमरन। अब सिमरन एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो अलग बात है, बट अगर सिमरन ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं नहीं सिमरन प्लीज देखो मैंने सब लिख दिया है, तुम ये 15 लाख के अगेंस्ट में ही एडजस्ट करो, क्योंकि दोनों का बात हो रहा है 15 लाख के अगेंस्ट में एडजस्ट करने का, और सिमरन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब बाद में सिमरन धोखाधड़ी नहीं कर सकती है, राइट। तो इफ पेमेंट इज एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, बाद में सिमरन ये नहीं कह सकते नहीं नहीं राज देखो तुम्हारा मैं क्यों कहना मानूं, भाई मैंने लोन दिया था, पहले वाला लोन मैंने एडजस्ट कर लिया, बाद में ऐसा नहीं कह सकती है, तो ध्यान रखिएगा। सो पेमेंट इफ एक्सेप्टेड इट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, मतलब राज के हिसाब से ही अप्रोप्रिएशन होगा। तो चलो एक राज के हिसाब से अप्रोप्रिएशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगर इंडिकेट नहीं किया गया, अब राज ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है, 1.5 मिनट बचा, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। अब राज ने कुछ नहीं कहा, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वे डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, अब राज ने नहीं कहा है, तो सिमरन चाहे तो टाइम बार डेट, राज तो भूल गया, राज बड़ी बिजी हो रखा है, पैसे वैसे कमा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो सेक्शन 60 क्या कहता है, वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टेंसेस indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it as his discretion to any lawful debt, any lawful debt, जो एकदम पेन पेपर कागज में सब लिखा हुआ एकदम लीगल डेट है, एक्चुअली ड्यू, ड्यू भी हो गया, एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर, डेटर को देना भी है, तो भाई मैंने अप्लाई कर लिया, वेर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड by the law in force for the time being as to the limitation of suits, अगर कोई केस भी चल रहा था या कुछ टाइम बाद डेट भी था जो सिमरन के हाथ में पावर नहीं था केस करने का, बट अब पैसे आ गए हैं तो चलो भैया उसको एडजस्ट कर लो। पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, दोनों पार्टी ने अप्रोप्रिएट नहीं किया, राइट। जब दोनों पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होता, जो सबसे पहले वाला जो लोन है उस पर अप्रोप्रिएट करेंगे, और अगर इंटरेस्ट और लोन का बात होगा तो कौन जीतेगा, इंटरेस्ट जीतेगा। तो आइए देख लेते हैं, वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब 2010 पहले, 11 बाद में, 12 उसके बाद में, वेदर दे आर or are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. 4.10 Contracts which need not be performed with the consent of both the parties. दोनों पार्टी का कंसेंट है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है। यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो परफॉर्मेंस नहीं होगा।
परफॉर्मेंस नहीं होगा तो मतलब वादा नहीं निभाया जाएगा, वादा नहीं निभाया जाएगा तो इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वर्थ और वैल्यू नहीं रह गया है। अंडर दिस हेडिंग वी शैल डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ नोवेशन। नोवेशन का क्या मतलब है पढ़ेंगे, रिसिशन इसका मतलब भी पढ़ेंगे, ऑल्टरेशन इसको भी पढ़ेंगे। The law is contained in the section 62 to 67 of the Indian Contract Act. Effect of novation, rescission and alteration of the contract. क्या effect होगा? If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it. एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप सब्सटीट्यूट करेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? पुराना कैंसिल, नया आएगा। तो जैसे ही पुराना कैंसिल, तो कैंसिल मतलब अब डिस्चार्ज थोड़ी ना करना है, परफॉर्म थोड़ी ना करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सो अग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसेंड इट और ऑल्टर इट। ठीक है, चाहे तो सब्सटीट्यूट करेंगे, ये कैंसिल कर रहे हैं, ये थोड़ा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करेंगे। इस पूरे सिचुएशन पे क्या होगा? द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, क्योंकि ओरिजिनल को तो परफॉर्म नहीं करना, हमने चेंज कर दिया। 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, 12% कर दिया, तो 10 हट गया, 12 आ गया, तो ओरिजिनल जो है उसका वजूद खत्म हो गया। इफेक्ट ऑफ नोवेशन। नोवेशन क्या होता है? नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, नोवेशन मतलब न्यू। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। ओल्ड खत्म, नया चालू, इसे कहते हैं नोवेशन। इनोवेशन बोलते हैं ना, इनोवेशन, कुछ नया इनोवेट किया, इनोवेशन, इनोवेशन। ठीक है, तो ये आई एन को हटा दो, नोवेशन। ठीक है, सो इफ दे डू सो it will be a case of novation. On novation, the old contract is discharged and consequently it need not be performed. डिस्चार्ज मतलब ही है कि अब उसको परफॉर्म करने का कोई दरकार नहीं है। लाइन देखिए, लाइन, द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ये मैं दोबारा इसलिए पढ़ाऊँ कि ये लाइन आपको लिख कर आना एग्जामिनेशन पे। 10, it is the case where there being a contract in existence, some new contract is substituted। एक कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, उस जिंदा कॉन्ट्रैक्ट को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर इट ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज। ए और बी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट था, अब ए और बी के बीच में ही नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, ए बोल रहा देखो भैया मुझे तो एकदम, मैं तो मरने वाला हूँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ, मेरे जीते जी भाई प्लीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम से हटा के मेरे छोटे भाई के नाम पे कर दो। तो ठीक है, सामने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा नाम हट जा रहा है, मेरा छोटा भाई का नाम आ जा रहा है। तो सेम पार्टीज हो या डिफरेंट पार्टीज के बीच में, द कंसिडरेशन म्यूचुअली बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से हमको फ्री कर दे भाई, अब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो मेरे छोटे भाई को दे दे ये कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन कैन टेक प्लेस ओनली बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। एकदम सही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि नोवेशन पे मैं भी राजी हूँ, जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी राजी है, और मैं अपना जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को कह रहा हूँ कि भाई मेरे जगह तू ये निभा लेना, भाई कमाई भी है, प्रॉफिट भी है, तू करेगा ना ये काम। छोटा भाई बोलता हाँ भैया मैं कर लूँगा, तो तीनों जन रेडी है, तो नोवेशन टेक्स प्लेस। ये एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, मैं श्योर हूँ। अब आइए रिसेशन का बात करते हैं। रिसेशन का मतलब क्या है? रिसेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज्ड बाय रिसेशन। रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। मतलब क्या है? परफॉर्मेंस नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, परफॉर्मेंस नॉट रिक्वायर्ड,
When the parties to a contract agree to rescind it, the contract need not be performed. In the case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract come to exist in its place. अब समझ लो मेरे पास कोई छोटा भाई है नहीं, मेरे आ गया कैंसर, मैं तो मरने वाला हूँ, तो मैं पहले से ही बोलता हूँ देख भाई अब तो मैं ये ड्यूटी नहीं निभा पाऊंगा, तो कैंसिल कर देते हैं, तो उसे कहते हैं रिसिशन। उसने कहा भाई देख इतना अच्छा काम है, 20 साल पुराना काम है, तू चाहे तो तेरे इस काम का बेनिफिट मैं तेरे परिवार वाले को दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ, बट मेरे पास कोई ऐसा परिवार वाला है ही नहीं। अगर होता तो मैं कहता ठीक है भाई मेरे साले साहब को दे दे भाई, मेरा भाई तो है नहीं, तो मेरे साले को दे दे, या मेरी साली को दे दे, या मेरे ससुर को दे दे, जिसको भी दे दे, और उनको भी खुशी है कि चलो कोई बात नहीं, दामाद जी जाते जाते मरते मरते चलो कुछ भला करके जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं नोवेशन। बट मेरा तो कोई है नहीं, राइट, तो मैं चाहता हूँ भैया मेरा कोई है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, क्योंकि कल को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, राइट, मेरी वाइफ है जो वो भी बूढ़ी हो चुकी है, राइट, या मेरे बच्चे हैं जो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फैमिली बिजनेस, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मैं क्यों कराना चाह रहा हूँ, ताकि लाइबिलिटीज़, बोलते हैं ना अपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले पढ़े थे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी आता है, और मुझे पता है कि मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि रिसेशन कर लूँ, कैंसिल कर लूँ, तो इसे कहते हैं रिसेशन। सो नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट comes to exist in its place. It is needless to point out that novation also involves rescission. नोवेशन में भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो बंद हो ही गया भाई, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो रिसेंड हो ही गया, ठीक है जी। बोथ इन नोवेशन एंड इन रिसिशन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। पुराना जो लेन देन था भाई, भूल चूक माफ, पुराना हमारे और तुम्हारे बीच में जो संपर्क था ये तो कैंसिल हुआ, नया जो बात है, नया अग्रीमेंट हो सकता है मेरे और तुम्हारे बीच में हो, या मेरे बीच में नहीं, तुम एक काम करो मेरे को हटा दो, इनके साथ अग्रीमेंट कर लो, तो ये तो बात है एकदम क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन कभी कभी होता ना यार कि ऑल्टर करना है, लेट से मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मुझे जो रेट दिया जा रहा है डीजल का रेट बढ़ते जा रहा है, डीजल का रेट बढ़ते चला जा रहा है, मुझे दिया गया था 8 रुपया किलोमीटर की गाड़ी, जो भी डिस्टेंस है 8 रुपीज़ किलोमीटर, और मुझे ये पोसा नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 12 रुपया पर किलोमीटर होना चाहिए, बाद बाकी सारा टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मुझे मंजूर है, मैं इस रेट को ऑल्टर करना चाहता हूँ, या मैं ये कहूँगा कि ठीक है एक फार्मूला बना लो कि जब डीजल का दाम 60 रुपया है, राइट, तो 60 रुपया का लेट से 15%, 9 रुपया पर किलोमीटर मेरा रेट होगा। अगर ये डीजल का दाम 50 रुपया हो जाए तो चलो 50 का 15%, 7.5 रुपया मेरा रेट होगा। अगर डीजल का दाम 100 रुपया हो जाए तो 15 रुपया पर किलोमीटर मेरा रेट होगा, क्योंकि ये डीजल का दाम फ्लक्चुएट हो रहा है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो उस समय डीजल का दाम 60 रुपया था, आज का दिन डीजल का दाम 100 रुपया हो गया, अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इस रेट पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन मुझे लग रहा था कि ये रेट पे मुझे फ़ायदा है, आज के दिन में मुझे ये रेट चाहिए, तो एक फार्मूला बनाना चाहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जा रहा काम करना, और सामने वाली पार्टी अग्री कर रही है कि नहीं नहीं भाई मैं समझ रहा हूँ, तो क्योंकि बिजनेस करना, व्यापार करना ऐसा नहीं कि चलो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन कर दिया तो मैं तुम्हें नोच खाऊं, कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दे दूं कि नहीं देखो तुमने साइन किया, तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा, राइट, तो मैं भी कोई ना कोई बहाना निकालूंगा, अल्टीमेटली दोनों का व्यापार लॉस हो रहा है, दोनों का बिजनेस का नुकसान हो रहा है, आओ कोर्ट में केस लड़ते हैं, तुम भी लड़ो मैं भी लड़ता हूँ। तो कोर्ट में केस लड़ना का तो आइडिया नहीं था, आइडिया था कि भाई मेरे को एक अच्छा ट्रांसपोर्टर चाहिए, तो भाई तू एक अच्छा ट्रांसपोर्टर है बट रेट मैच नहीं कर रहा है, तो चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर देता हूँ। तो इन एज इन द केस ऑफ नोवेशन एंड रिसिशन, so also in the case, so also in a case where the parties to a contract agree to alter it, अब ऑल्टर हो गया, अब जैसे 9 रुपया किलोमीटर था, अब ऑल्टर होकर 15 रुपया किलोमीटर आ गया, या जो भी नया टर्म्स आ गया, तो पुराना टर्म्स के हिसाब से थोड़ी ना पेमेंट होगा, तो पुराना टर्म्स तो कैंसिल हो गया, खत्म, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड। अब वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का बात ही नहीं होगा, पेमेंट जब भी होगा इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं होगा।
with the result that it need not be performed. अब पुराना 9 रुपये के हिसाब से तो मुझे परफॉर्म करना ही नहीं है, अब तो मुझे 15 रुपये के हिसाब से परफॉर्म करना है, या जो भी रेट होगा ऑन दैट डेट उसी का 15% के हिसाब से परफॉर्म करना है। पहले रेट फिक्स था, अब ये रेट फ्लेक्सिबल हो गया कि जो भी डीजल का रेट है उस समय के हिसाब से 15% का बिल बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है जी, मैच हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाई ऑल्टरेशन। मतलब ऑल्टरेशन हो, नोवेशन हो, रिसिशन हो, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी सो ऑल्टर्ड बाई म्यूचुअल अग्रीमेंट, दोनों आपस में तय होगा तो ही ऑल्टरेशन होगा। दैट द ऑल्टरेशन में हैव द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। तो सर समझ में नहीं आया एक बात, तो ऑल्टरेशन एंड नोवेशन, जब ओल्ड को हटा के नया कर रहे हैं तो आप इसको ऑल्टरेशन कह रहे हैं। शुरू में आपने कहा ओल्ड को हटा के नया कर दो तो उसको कह रहे हैं नोवेशन। तो भाई ऑल्टरेशन एंड नोवेशन में सर बहुत ज़्यादा फर्क तो, या बहुत ज़्यादा क्या, मुझे तो कोई फर्क ही नज़र नहीं आ रहा। ठीक है दोस्त, ऑल्टरेशन एंड नोवेशन में फ़र्क क्या है? नोवेशन में हो सकता है कि पूरा का पूरा टर्म्स को कैंसिल करके नया आ गया। ऑल्टरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमने एक डीजल का जो रेट था, डीजल रेट बोलकर जो क्लॉज था, क्लॉज 14, क्लॉज 14.2 को ही ऑल्टर किया है। और यहाँ पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स था या जो भी था, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो गया। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया। पार्टीज पहले ए एंड बी था, अब पार्टी ए एंड सी हो गया। तो उसे कहते हैं नोवेशन। ऑल्टरेशन में समझ लो एक क्लॉज माइनर कुछ चेंज है तो उसे कहते हैं ऑल्टरेशन। इन अदर वर्ड्स, द डिस्टिंक्शन बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन इज वेरी स्लेंडर, बड़ा पतला है। ठीक है, बहुत महीन, पता नहीं चलता है, बट फिर भी हमें तो पता करना होगा। अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन, तो आपको पता है कि नोवेशन में पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो जाता है, ऑल्टरेशन में तो सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज चेंज हुआ है। फिर भी आइए पढ़ते हैं। The law pertaining to novation and alteration is contained in section 62 to 67 of the Indian Contract Act. 62 to 67. In both these cases, the original contract need not be performed. ये बात मैंने कम से कम 5 बार पढ़ चुकी है, 5 बार पढ़ लिया मैंने। Still, there is a difference between these two. फिर भी फर्क है, तो आइए देखते हैं कि क्या फर्क है। Novation means substitution of an existing contract with a new one. ठीक है, novation may be made by changing in the terms of the contract, or there may be a change in the contracting parties. But in case of alteration, the terms of contract may be altered by mutual agreements by the contracting parties. सबसे important बात है, but the parties to the contract will remain the same. मतलब ए एंड बी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट था और ए एंड बी के बीच में ही कुछ क्लॉज चेंज हो रहा है तो ऑल्टरेशन है, और ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, तब कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में हो रहा है तो नोवेशन है। इन केस ऑफ नोवेशन, देयर इज ऑल टुगेदर अ सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट इन केस ऑफ ऑल्टरेशन it is not essential to substitute a new contract in place of old contract. In alteration, there may be a change in some of the terms and conditions of the original agreement. तो मुझे यकीन है कि ये आपको समझ में आ चुका है, तो ज़्यादा डिटेल में और समझाने का कुछ बचता नहीं है इसमें। आइए और कुछ कुछ बातें हैं, इस चैप्टर को वाइंड ऑफ करना है। हो सकता है कि आज की क्लास 1 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ निभाएंगे। ठीक है, तो मेंटली मैंने आपको पहले ही प्रिपेयर कर दिया है, कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे आज कंप्लीट करें। तो आइए देखते हैं आगे। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे 5 लाख रुपया लेना है और मैंने कह दिया कि चल यार कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा, तेरा पोजीशन ख़राब है, 2 लाख रुपया दे दे, मैं मान जाऊंगा। तो ए ओज बी 5 लाख रुपया एंड बी accepts in satisfaction to the whole debt 2 lakh rupees paid at the time and place at which 5 lakh were payable. The whole debt was discharged.
तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई तुम 5 की जगह 2 दे दे और मैं तुम्हारा पूरा का पूरा 5 लाख ही मान लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या लिखा जा रहा है? एवरी प्रोमिसी may dispense with or remit wholly or in part the performance of promise made to him। मतलब मेरा इच्छा है भाई, तूने कहा था कि मैं 100 बार उठक बैठक करूंगा, चल तू भी क्या याद रखेगा, जब 50 बार कर दे मैं 50 को माफ करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोमिसी के हाथ पे है। और मैं एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस। चल तूने कहा था 10 तारीख तक डिलीवरी दे देगा, चल तू भी क्या याद रखेगा, 15 तारीख तक दे दे, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। और मैं एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट। चल मुझे जो ठीक लग रहा मैं कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय रेमिशन। मैं चाहूँ तो 5 लाख की जगह चल 2 लाख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहूँ तो 10 तारीख की जगह 15 तारीख तक का दे दूँ डेट। तो ये प्रोमिसी के हाथ में है, ये पावर है। तो चलो ये समझ में आ गया। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। रेस्टोरेशन मतलब पहले जो बेनिफिट जो आपको मिल गया है, वॉइडेबल ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं वॉइडेबल में, कि जो भी फ़ायदा मेरे को मिल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो रहा है, तो जो फ़ायदा मुझे मिला है, कॉन्ट्रैक्ट अब है नहीं, तो वह वापस कर दो। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 20,000 रुपया का प्रीमियम लिया। ठीक है, अब बाद में इंश्योरेंस कंपनी इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है कि भाई आपने जो डिटेल दिया वो कहीं ना कहीं गलत दिया। तो कैंसिल का कुछ चार्ज वार्ज लेना है, चलो 2,000 4,000 चार्ज कर लो कैंसिलेशन का, जो भी है मेरा खर्चा लगा, बट बाकी 16,000 तो वापस दो क्लाइंट को। तो यही बात है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो बेनिफिट जो भी है, कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, कैंसिल करने का पावर था, इसीलिए कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अपने को पता है कि कौन कौन से सिचुएशन पे कैंसिल कर सकते हैं, तो जो भी बेनिफिट है वो वापस देना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वर्ड। अब वही सेम टू सेम बात है, कुछ एडवांटेज मिल गया है तो उसको एडवांटेज जो मिला वो वापस दो। ठीक है, व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or make compensation for it to the person for whom it was received, from whom he received it। तो क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है कि कुछ भी बेनिफिट अगर मिल गया है तो वो वापस कर दो। ये देख लो, ए पेज बी 1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज प्रोमिसिंग टू मैरी सी। एक ही बेटी थी सी, बट सी इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। तो भैया मेरी बेटी तो मर गई, शादी तो कर नहीं रहा, 1 लाख जो तेरे को दे रखा था वापस दे। तो बोले नहीं नहीं मैं क्या करूँ, आपकी बेटी मर गई है तो मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं देता। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द अग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रिपे 1 लाख। अब एक और केस है, समझ लो एक गोडाउन मैंने लिया भाड़े पे, गोडाउन का एडवांस रेंट दे दिया मैंने, 12 महीने का 12 लाख रुपया दे दिया मैंने। 7th मंथ में गोडाउन में आग लग गया, फायर, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को जो 5 लाख वापस दे दीजिए, क्योंकि अब ये गोडाउन मेरे काम का नहीं है, इस गोडाउन को बनाने में आपको 2 साल लगेंगे, अब मैं कहीं और शिफ्ट करूंगा, तो मेरा 5 लाख रुपया आपके पास है, एडवांस में मैंने दे दिया था। तो ये एडवांस में जो पैसा मिला हुआ था, तो ये पैसा वापस देना पड़ेगा। तो यही चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको इस टाइम पीरियड तक ये सेल कंप्लीट करना है, ये लेट से कि ये बना के देना है, और अगर आप नहीं बना के देते हो तो ये 50,000 रुपया फॉरफिट हो जाएगा। ये पहले से ही तय हो गया। तो उस सिचुएशन पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था पहले से स्पेसिफाई कर रहा था, तो इसको हम बेनिफिट नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको मैं पढ़ता हूँ। ए अग्रीज टू सेल लैंड टू बी फॉर 4 lakhs, 4 लाख रुपया पे लैंड बेचेंगे। बी pays to A 40,000 as deposit at the time of contract. The amount to be forfeited by A
if B does not complete the sale within specified period. 4 लाख रुपया में मैंने बेच दिया है, ठीक है, 40,000 रुपया मैंने ले लिया डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि ये 4 लाख रुपया तुम्हें मुझे देना है, तो 10% तो चलो भाई तुरंत डिपॉजिट दे दो, और ये 4 लाख रुपया तुम्हें 31 जनवरी तक देना है भाई, देख लो। अगर तुम 31 जन तक 4 लाख नहीं दोगे तो ये 40,000 रुपया मुझसे मांगने मत आना। तो कहने का मतलब ये कि पहले ही बात हो गया कि क्योंकि आज मैं तुम्हें जो 4 लाख में बेच रहा हूं, मुझे 1 महीने के अंदर पैसा चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें 4 लाख में बेच रहा हूं, वरना मैं ये लैंड 5 लाख के नीचे किसी को ना बेचूं। तो भाई देख, तेरे को 4 लाख पे इसीलिए बेच रहा हूं, आज 1 जनवरी है, 1 महीना 31 जन तक प्लीज मेरे को 4 लाख दे दे, चल एक बार 10% तो दे, और ये 10% अगर तू पूरा पैसा दे देता तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, 3,60,000 और दे दे तो ये 10% एडजस्ट हो जाएगा। और अगर बाई चांस तूने 4 लाख पूरी नहीं दिया तो ये 40,000 रुपया मैं रख लूंगा अपने पास। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल भी हो रहा है तो ये बेनिफिट नहीं माना जाएगा कि मुझे बेनिफिट मिल गया अलग से, तो एंड आई हैव टू रिस्टोर द बेनिफिट, क्योंकि ये पहले ही बात हो रहा है कि अगर तुम मुझे 4 लाख 1 महीने तक नहीं दोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा जब नुकसान हो जाएगा, ये बात मैंने क्लियर कर दिया है, तो तेरा 40,000 मेरा बेनिफिट नहीं है, बल्कि तेरा 40,000 मेरा वो नुकसान जो हो जाएगा, मैंने अपने नुकसान को कवर कर लिया। ये अधिकार है मेरे को अपना नुकसान कवर करने का, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं 4,40,000 में ही बेचता। मेरे पास दूसरा बायर है 4,40,000 का, बट वो मेरे को पैसा देगा 2 महीने में। तो 40,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो भैया मैं तुमसे पहले ही ले रहा हूं, ताकि अगर तुम मुझे धोखा भी दोगे तो ये 40,000 तो मेरे पास है, ठीक है। चलो, क्योंकि बाद में अगर मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा कि चल भाई तू खरीद ले, तो वो व्यक्ति मुझे कहेगा क्यों तुमने तो शंभू को 4 लाख में बेचा, मुझसे 4,40,000 क्यों चाह रहे हो, मुझसे 4,40,000 क्यों चाह रहे हो। अब मेरा समय भी गया, तुमने 1 महीने तक पैसे भी नहीं दिए, और अब मैं दूसरा व्यक्ति जिसको मैं 4,40,000 में बेच सकता था, वो भी कहेगा शंभू को तो 4 लाख में बेचा था, मुझे 4,40,000 में क्यों बेच रहा है, मैं भी अब 4 लाख दूंगा, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये 40,000 रुपया फोरफीट कर लूंगा। आई थिंक नाउ द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो इस फोरफीचर को बेनिफिट नहीं मानेंगे। द अमाउंट टू बी फोरफीटेड बाई ए इफ बी डज नॉट कंप्लीट द सेल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। 1 महीने में तुम्हें पैसे देने हैं, बी फेल्स टू कंप्लीट द सेल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। ना वो कंप्लीट किया, नॉर ही इज रेडी और विलिंग टू कंप्लीट द सेल विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। चल थोड़ा सा तेरे को 10 दिन और एक्स्ट्रा दे देता हूं, तो भी वो बोलता नहीं मेरे पास तो जुगाड़ हो ही नहीं रहा, पैसे है ही नहीं, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो चलो तुम्हें थोड़ा सा समय और दिया। इस सिचुएशन पे क्या होगा, ए इज एंटाइटल्ड टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिटेन द डिपॉजिट, और ये डिपॉजिट को बेनिफिट नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। द डिपॉजिट इज नॉट अ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द सिक्योरिटी दैट द परचेजर वुड फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट and is ancillary to the contract for the sale of the land. Ancillary मतलब ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये तो सिक्योरिटी मनी था। जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख रुपया में था, बट ये सिक्योरिटी अमाउंट था कि अगर तूने धोखा दिया, अगर तूने गलत काम किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उसके लिए मैंने ये सिक्योरिटी रखा है, और तूने वो गलत काम कर ही दिया। तो तूने गलत काम किया तो भैया ठीक है, ये 40,000 मेरा हो गया, तो इसमें कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिला है। कम्युनिकेशन ऑफ रिसिशन, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो हमें कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपने मन में रखेंगे, जैसे प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को, हर चीज़ को कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है, उसी हिसाब से रिसेशन को भी कम्युनिकेट करना होता है। और रिसेशन को भी कभी कभी, जैसे हमने रिसेशन कर दिया, अरे कैंसिल, उसके बाद 2 दिन बाद फिर अरे नहीं नहीं यार कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसा है जो भी है। तो रिसेशन और प्रपोजल का जो हमने पढ़ा था, तो सिमिलरली रिसेशन may be revoked in the same manner as the proposal is revoked. Effect of neglect of promisee to afford promiser reasonable facilities for performance। ये जबरदस्त है। मैंने एक इंटीरियर डिजाइनर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई तुम्हें 6 महीने तक मेरा ये पूरा घर बना के देना है,
और अगर तू 6 महीने में नहीं बना के दिया तो तेरा ये पेनल्टी काट लूंगा। अब वो बेचारा जब भी काम करने आता, मैं बोलता नहीं आज तो मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, तो मैं उसे काम करने ही नहीं दे रहा हूँ, तो वो बेचारा 6 महीना में बना के कैसे देगा। सिमिलरली अगर एक फैकल्टी, एक टीचर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई आपके बच्चे को मैं पास करा के रहूँगा या मैं ये मेहनत करूँगा, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और वो बच्चा पढ़ने ही नहीं आ रहा, ट्यूशन ही नहीं आ रहा, और बाद में उसके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई देखो आपने तो ये वादा किया था मेरा बेटा 40 नंबर तो लेकर आएगा, और वो मेरा बेटा तो नंबर नहीं लाया, तो आपका सारा ट्यूशन फीस जो भी आपको प्रोफेशनल फीस देना था मैं कैंसिल करता हूँ। तो भाई अगर आपका बेटा पढ़ने ही नहीं आएगा तो मैं हाथ पकड़ के आपको घर तो जाऊंगा नहीं इनविटेशन कार्ड देने कि आप बेटा, आपका बेटा पढ़ने नहीं आया तो मैं काम नहीं कर पाया, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं अपना काम कर सकूं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, अब आपने अपने बच्चे को नहीं भेजा तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तो यू हैव टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यही बात है। तो इफ एनी प्रोमिसी निग्लेक्ट्स or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect। अब मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं, मुझे आप दोष नहीं दे सकते, आपका बच्चा मेरे पास पढ़ने नहीं आया, मैंने तो टाइम टेबल बना के दे दिया था कि मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 बजे से 8 बजे तक अगर आपका बच्चा आया तो मैं गारंटी ले रहा हूं अगर वो 70 नंबर के नीचे लाया तो एक भी पैसा नहीं लूंगा, और 70 के ऊपर लाया तो देखिए 2 लाख रुपया लूंगा, और आपका बच्चा आ ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। The promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. If an apprentice refuses to learn, the teacher cannot be held liable for non-teaching. A contracts with B to repair B's house. B neglects or refuses to point out A the places in which the house requires repair. A is excused for non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal. तो दोस्त अब एक छोटा सा एक पेज का बात है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आइए लास्ट पैराग्राफ में पहुंच गए इस यूनिट का, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ समरी है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड व्हेन द ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट, ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएटेड बाय इट, इट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा, जो ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट के आने से, जो ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मतलब क्या कि भाई ये काम करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड, अब ये ऑब्लिगेशन खत्म हो गया। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, इसका मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मतलब ऑब्लिगेशन खत्म। अब ऑब्लिगेशन मतलब जो काम करना था, जो प्रॉमिस करना था वो खत्म। तो कैसे खत्म हो सकता है, जो काम करना था, जो प्रॉमिस करना था, जो प्रॉमिस हमने किया था उसके लिए जो काम करना था वो काम हमने कर दिया, परफॉर्म कर दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। It takes place when the parties to the contract fulfill their obligations arising under the contract within the time and in the manner prescribed। समय इंपॉर्टेंट है और किस मैनर में काम करना है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में बी एक्चुअल और अटेम्प्टेड। ये रिवीजन हो रहा है दोस्त। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज सेड टू हैव टेकन प्लेस when each of the parties has done what he had agreed to do under the agreement, actual performance। When the promiser offers to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance, it amounts to attempted performance or tender। इसका एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से देख लीजिए। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इस कार टू बी ऑन एन अग्रीड प्राइस, अग्रीड प्राइस समझ लो है 10 लाख रुपया। As soon as the car is delivered to B and B pays the agreed price for it, the contract comes to an end by performance। तो ये है परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस का एग्जांपल है ये। अब म्यूचुअल कंसेंट से डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाएगा, ऑब्लिगेशंस का डिस्चार्ज होगा म्यूचुअल कंसेंट से। म्यूचुअल कंसेंट में हमने पढ़ा था नोवेशन, रिसिशन, ऑल्टरेशन एंड रेमिशन। रेमिशन मतलब जा तू भी क्या याद रखेगा, लेना है तेरे से 5 लाख, ले रहा हूं तेरे से 2 लाख, 2 लाख में चल माफ कर दिया तेरे को, इसे कहते हैं रेमिशन। ए ओज बी 1 लाख रुपीज। A enters into an agreement with B and mortgage his estate for rupees 50,000 in place of debt of 1 lakh।
दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड। ठीक है, तो ये नया आ गया, नोवेशन कहते हैं। ए ओज बी 5 lakh rupees. A pays to B 3 lakh rupees, who accepts in full satisfaction of the debt. The whole is discharged. This is called remission. अब तीसरा, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, तो ये एक पॉइंट और देख लीजिए, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया, ठीक है। अनफोर्सीन चेंज इन द लॉ आ गया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल टू दैट परफॉर्मेंस, the non-existence or non-occurrence of particular state of things which was naturally contemplated for performing the contract as a result of some personal incapacity। पर्सनल इनकेपेसिटी, जैसे हमने कहा भाई वोकल कोड खराब हो गया मेरा। ए अग्रीज टू बी टू डिस्कवर बाय ट्रेजर बाय मैजिक, ये तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के कारण ही वॉइड। बाद में मैड हो गया भैया, शादी करने का बात था, बाद में मैड हो गया, पागल हो गया, void। A contracts to act at a theatre for 6 months in consideration of sum paid in advance by B. On several occasions, A was too ill to act. The contract to act on this occasion becomes void. मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। Lapse of time. Time is the essence of the contract. ये समय खत्म हो गया, समय खत्म तो contract खत्म। A contract should be performed within the specified period as prescribed by the Limitation Act 1963. If it is not performed, and if no action is taken by the promisee within the specified period of limitation, he is deprived of remedy at law. He is deprived of remedy of law. मैंने लेंड किया 5 लाख रुपया, सामने वाला मना कर दिया मेरे को कि तेरा 5 लाख मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे को केस करना है 3 साल तक। जैसे ही मुझे पता चला वो मना कर दिया, तो लिमिटेशंस होता है, हर ये लिमिटेशन एक्ट में अलग अलग केसेस, अलग अलग सिचुएशंस के लिए टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ है। ये ऐसा सिचुएशन पर आप अदालत का दरवाज़ा बोलते ना, एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो अदालत का दरवाज़ा किस समय तक खटखटा सकते हो, तो वो टाइम दिया गया, राइट। तो वो टाइम इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है समय के अनुसार। If a creditor does not file a suit against the buyer for recovery of price within 3 years, the debt becomes time barred and hence irrevocable, irrecoverable, ठीक है। Discharge by operation of law. A contract may be discharged by operation of law, which includes by death of the promisor or by insolvency. Operation of law का मतलब क्या है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, ऑब्लिगेशन फ्री हो गया, क्योंकि सामने वाला सुंदरलाल तो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, तो सुंदरलाल का जो ड्यूटी था वो डिस्चार्ज हो जा रहा है, या अब ये पागल हो गया है, या अब ये इंसॉल्वेंट हो गया है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Breach of contract may be actual breach of contract or anticipatory breach of contract. If one party defaults in performing his part of contract on the due date, he is said to have committed breach thereof. जिस समय आपको काम करना था आपने नहीं किया, तो breach हो गया। When on the other hand a person repudiates a contract before the stipulated time for its performance has arrived, he is deemed to have committed anticipatory breach. समय था अक्टूबर तक, मैं जून में ही हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। If one of the parties to a contract breaks the promise, the party injured thereby has not only a right of action for damages, but he is also discharged from performance of his contract. टॉपिक है डिस्चार्ज। एक पार्टी ने गलत कर दिया तो दूसरा पार्टी अपना ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाता है। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, ये वापस से आ गया, ठीक है। तो 5 लाख लेना था, A owes B 5 lakh, C pays to B 1 lakh and B accepts them in satisfaction of his claim on A. This payment is a discharge of the whole claim. पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, चलो ठीक है। Effect of neglect of promisee to afford promisor
रीजनेबल फैसिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक इंटीरियर डिजाइनर को घर दिया, अब वो काम नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर डिजाइनर बोलेगा भाई मेरा कोई दोष नहीं है। द इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसिंग टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, मैं फैसिलिटी दे ही नहीं रहा हूँ, मैं रूम दे ही नहीं रहा हूँ, कहाँ काम करना बता ही नहीं रहा हूँ। बच्चे को मैंने कहा था कि भाई ठीक है मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा, बच्चा आ ही नहीं रहा ट्यूशन पढ़ने, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। मर्जर ऑफ राइट्स, समटाइम्स द inferior rights and the superior rights coincide and meet in one and the same person. In such cases, the inferior rights merge into superior rights. On merger, the inferior rights vanish and are not required to be enforced. Inferior and superior का मीनिंग तो आपको पता ही है। A took a land on lease from B, ये A है, ये लैंड है, ये लैंड B का है, तो B का लैंड है, ये इसने A ने लिया है लीज पर। Subsequently A purchases that very land, पहले लीज पर था, अब इसी लैंड का ए बन जाता है ओनर, ओनर बन गया दोस्त। तो एक बात बताओ, लीज बड़ा या ओनरशिप बड़ा? तो लीज जो है वो इंफीरियर राइट है और ओनरशिप जो है वो सुपीरियर राइट है। नाउ ए बिकम्स द ओनर ऑफ द लैंड एंड द ओनरशिप राइट बीइंग सुपीरियर टू द राइट ऑफ अ लेसी, द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लीज स्टैंड्स टर्मिनेटेड। तो सिंपल सी बात थी, अब तो हम ओनर हो गए हैं। ठीक है, अगर आपके भाषा में मैं समझाऊं, कल तक तो आप सिर्फ एक फ्रेंड हुआ करते थे, आज आपने प्रपोज कर दिया, अब आप उस लड़की के बॉयफ्रेंड हो गए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का स्टेटस हो गया। तो जैसे अब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, तो अर्लियर स्टेटस जो था आपका जस्ट फ्रेंड्स, वो अब खत्म हो गया। अब आपके आज आप हो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, और जब आपका शादी हो जाएगा मैरिज, सो नाउ यूर हस्बैंड एंड वाइफ, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन्फीरियर हो गया और हस्बैंड एंड वाइफ सुपीरियर हो गया। अरे ये चैप्टर तो हमने खत्म कर दिया रे भाई। ठीक है, ये एमसीक्यूज जो है दोस्त, इसको भी करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक साथ करेंगे, एक एक चैप्टर करके करेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट यूनिट 5, और उम्मीद करते हैं कि यूनिट 5 1 घंटे पे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेट्स ट्राई। और उसके बाद यूनिट 6 करेंगे। तो नहीं, यूनिट 5 1 घंटे में नहीं होगा, गलत कह दिया मैंने। 2 आवर्स तो लगना ही है, 2 लेक्चर्स लगने हैं यूनिट 5 में, और यूनिट 6 में मैक्सिमम 1.5 आवर्स। लेट्स सी। कुछ भी दिक्कत हो तो आपको कहाँ व्हाट्सएप करना है ये बता दे रहा हूँ फिर से, 9830175050। LMS पे आप क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं LMS पे, उसको प्लीज़ आप सॉल्व करते रहिए, उससे क्या मुझे आपका परफॉर्मेंस पता चलते रहेगा। तो चलिए दोस्त, टाटा बाय बाय, सी यू, आई लव यू ऑल, बाय बाय।